हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, है ना। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? लाइट रे क्या करे? अपना मीडियम चेंज करे। लाइट रे क्या करे? अपना मीडियम चेंज करे, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। तो लाइट रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। अब बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? एक पूरा मीडियम चेंज, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे वाटर, ये क्या है? वाटर। ओके बच्चों, सर वाटर काला होता है? हाँ भाई, कोई खराब पानी है ना, वाटर। और ये ऊपर क्या है? चली 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 हवा, चली क्या है? हवा। बोले तो एयर, बोला यहाँ, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से? एयर से। कहाँ एंटर हुई? लाइट रे कहाँ से आई? एयर से। और कहाँ एंटर हुई? वाटर में। इसके बाद कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता था कि मीडियम नंबर 1 से एंटर होती थी और मीडियम नंबर 2 में गायब हो जाती। मीडियम नंबर 1 में एंटर होती और मीडियम नंबर 2 में चली जाती थी। तो मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आज जो है इसमें से एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है, ये टॉपिक इसलिए सेपरेट इसलिए पढ़ाया गया है कि बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंपल ग्लास स्लैब, ठीक है। तो आपने को उसी टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू सिंपल ग्लास स्लैब, यानी कि अगर सिंपल से ग्लास स्लैब लेके आऊं और उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंस करूं, उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंस करूं तो क्या होगा बच्चों? एयर में मैं किसी तरह से ग्लास की सिंपल स्लैब लेके आया, सपोज जब आप विंडोज वगैरह बनवाते हो घरों में तो ग्लास लगवाते हो, उन्हीं ग्लास को एक के ऊपर एक छप्पी बना के मैंने इतनी बड़ी स्लैब बनानी है, ठीक है। अब इस स्लैब के ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर, ठीक है। इस स्लैब के ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है। बीच में मैंने स्लैब रखी हुई है, सेम कैसे बीच में एक स्लैब रखी हुई है ए बी सी डी, ठीक है। इसके ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर, ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर। बच्चों, इस ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? N2। और इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से मुझे कोई मतलब, वैसे तो आपको इसकी वैल्यू पता है N1 और N2, पर फिलहाल हम वैल्यू को इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि डेंसर मीडियम कौन है इन दोनों में? ग्लास। और रेयर मीडियम कौन है इन दोनों में? एयर। और जो रेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये सारी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो बकवास नहीं करते हैं। अब करते हैं मेन टॉपिक इसका। एक चीज और बच्चों में आपको बताना है, भूल गया था लास्ट लेक्चर में, आप ये वापस से बता रहा हूँ, सुन। जब भी लाइट रे, ये स्टार्ट करके लिखो कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो पक्का रिफ्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आएगी। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि वो क्या होगी? नॉर्मल के पास आएगी। कैसे? ऐसा सीन बनेगा, ये नॉर्मल, ये रेयर मीडियम, मान लो ये एयर और ये आपका वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो ये लाइट रे नॉर्मल, भाई ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी, या तो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए या ऐसे जानी चाहिए। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा केस पॉसिबल है? इन दोनों में से ये वाला केस, यानी कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में नॉर्मल के पास आएगी। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के पास आएगी। लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में किधर चलेगी? नॉर्मल के पास चलेगी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी ज्यादा नॉर्मल के पास आएगी। मान लो अभी इतना है, इसकी जगह ग्लास ले लेता हूँ, ये लो ग्लास ले लिया, ग्लास ले लिया तो इसके और पास है, देख ये वाला एंगल है ना, तो नॉर्मल के पास है। इसी के अपोजिट अच्छा, चलो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये नॉर्मल के पास है, ठीक है। इसी के अपोजिट
जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, उल्टा हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, डेंसर से रेयर में। तो मान लो ये वाटर से लाइट रे, अब पानी में क्या हुआ, पानी में आप डुबकी मारे हुए हो और पानी में से क्या चला रहे हो, लेजर बीम चला रहे हो। नदी के अंदर आप डूबे हुए हो और नदी के अंदर से क्या चला रहे हो, लेजर बीम। तो कुछ ऐसा सीन ये नॉर्मल। अच्छा, रेयर से डेंसर में नॉर्मल के पास आ रही, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाना चाहिए। जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल के पास आई है, दूर जाएगी। यहाँ क्या, ठीक है बच्चों। तो कहने का बात ये है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर की, मान लो आप वाटर में हो, वाटर से कोई लाइट नहीं चले, क्या बात है। अब जब वाटर की सरफेस से लाइट रे एयर में जाएगी, वाटर की सरफेस से लाइट रे एयर में जाएगी, यानी डेंसर से कहाँ जाएगी, एयर में। अब जब लाइट रे डेंसर से एयर में जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में नॉर्मल से दूर, रिफ्लेक्शन के बाद में नॉर्मल से दूर चली जाए। तो फिर तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी लिख देना। अगर और आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो सिंपल से 2 पॉइंट लिखो। क्या, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, कहाँ जाती है, डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर, ऐसे लिख लो, नॉर्मल से दूर, ऐसे लिख लो। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास, थोड़ा दूर थोड़ा पास, ये दूरियां प्यार की निशानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अब तो समझ में आ गया। यानी कि अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर, और रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास। ठीक है, कुछ दिन के दूर, कुछ दिन के पास। बहुत बढ़िया सर, अब सुनो बात मुद्दे, ये तो बस बात। अब मुद्दे की बात, इस केस में क्या है बच्चों, ये जो सिंपल ग्लास स्लैब है, इस पर ए बी लाइट इंसिडेंट, तो जो लाइट रे क्या है, यहाँ पर ये एयर क्या है, सॉरी डेंसर मीडियम, और ग्लास क्या है, एयर मीडियम। तो अब सॉरी उल्टा बोलेंगे, सॉरी एयर क्या है, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अब जो होगा क्या कि लाइट रे आई और ग्लास में चली गई, यानी कि लाइट रेयर मीडियम से आई और डेंसर मीडियम में चली गई। फिलहाल क्या हो रहा है, लाइट रे आई रेयर मीडियम से और कहाँ चलेगी, डेंसर मीडियम में। अब बच्चों ऊपर वाली सरफेस पर टकराई, बच्चों नीचे भी तो बाहर निकल रही, अब लाइट रे क्या हो रहा है, नीचे भी तो बाहर निकल रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता चला, सर नहीं पता चला। यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन इधर और दूसरा रिफ्लेक्शन इधर। दूसरी बार होया सोनिया, नहीं दूसरी बार रिफ्लेक्शन होया बच्चों, क्या होया, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ। ओ हो ये बात है, यही बात है। पहला रिफ्लेक्शन हुआ P पॉइंट पे, दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ Q पॉइंट पे। अच्छा, पहले रिफ्लेक्शन में कहाँ हुआ, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। अभी जब लाइट है जो डेंसर में है वो वापस बाहर भी निकलेगी, यानी कि डेंसर से रेयर में दूसरा बार रिफ्लेक्शन हो गया। तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ P पॉइंट पे और दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ Q पॉइंट पे। ठीक है, सो अब पहले पॉइंट P पर रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर और दूसरे पॉइंट Q पर रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयर। सिंपल। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है कि सर वो अगर ग्लास स्लैब लगा दूं मैं बीच में और वहां पर रिफ्लेक्शन कराऊं तो क्या होगा, वो चीज। तो जब मैं यहाँ से ग्लास स्लैब हटा लेता हूँ, सुनो यहाँ से ग्लास स्लैब हटा देता हूँ तो क्या होगा सर, ये इंसिडेंट लाइट है सीधी इस तरीके से डॉट बनाई हुई है आपने, यहाँ से निकल जाएगी। इंसिडेंट लाइट है सीधी निकल जाएगी, है ना, यानी कि एक्चुअल पाथ ऑन विच लाइट शुड गो आउटसाइड, यानी कि ये वो एक्चुअल पाथ है जिस पर लाइट रे मेरी बाहर जानी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे, सिंपल ग्लास है। तो होगा क्या बोलते, ए बी लाइट रे आई और बी पॉइंट पे P पॉइंट पे टकराने के बाद यहाँ पर इन दोनों में प्यार हुआ और इन दोनों का रिफ्लेक्शन हो गया। अब रेयर से डेंसर में जानी थी तो क्या हो गया, नॉर्मल के पास आ गई, और आने के बाद वापस दूसरी बार कहाँ टकराई, C पॉइंट। दूसरी बार कहाँ टकराई, C पॉइंट पे टकराने के बाद यहाँ देखा गया कि ये भी डेंसर और ये रेयर है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वापस क्या होगी,
नॉर्मल से दूर होगी, तो नॉर्मल से दूर होगी। तो बच्चों हमें क्या करना है, थोड़ा सा दोनों में रिफ्लेक्शन करना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालेंगे है फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ओके सर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अच्छा स्नेल्स लॉ लगा दो, अप्लाई स्नेल्स लॉ। सर स्नेल्स लॉ से इतना प्यार क्यों है, यही क्यों लगाया? अरे भाई मुझे एंगल से रिलेटेड बात करनी है, फिगर नहीं है, एंगल से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। पी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही तो इंसिडेंट एंगल आई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ तो पहला एंगल मानो मैंने मान लिया आर, दूसरी बार टकराया तो ये वाला एंगल मान लिया आर, ठीक है। यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो नॉर्मल से दूर गई, तो यहाँ पर जब इजेक्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसे मैंने बोल दिया एंगल ई, इजेक्टिंग के लिए एंगल ई, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स लॉ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। आपको आता है क्या? बिल्कुल आता है सर, ऐसे कैसे बात कर दी आपने? ये लो सर, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, खत्म। ओ माय गॉड, ये बात बिल्कुल, ये बात पहले वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n, एयर की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा लिखने जरूरी है, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मीडियम 8 पॉइंट p, ऐसे लिख देता हूँ 8 पॉइंट p, फर्स्ट रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट p। बाकी सारी स्टोरी आपको पता है, ठीक है। n1 की जगह n1, sin i की जगह sin i इंसिडेंट एंगल, n2 की जगह n2, sin की जगह sin। अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स r की जगह क्या लिखोगे? r। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सॉरी रिफ्लेक्टिंग एंगल कौन सा है? r1, r की जगह क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, बड़े प्यार से सोल्व करते हैं, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये कहानी होगी मेरी खत्म पी पॉइंट, कहाँ खत्म थी? पी पॉइंट। जरा आओ और दूसरी बात भी देखते हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन। ओह माय गॉड, आयरन मैन 2, सॉरी रिफ्लेक्शन नंबर 2 कहाँ पे हुआ बेटा? ये सर ये हुआ है आपका 8 पॉइंट क्यू, कहाँ पे हुआ? 8 पॉइंट क्यू, खत्म, 8 पॉइंट क्यू। ओके बहुत बढ़िया सर, आप सही जा रहे हो। अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ तो सीधी सीधी बात, मुझे एंगल से रिलेटेड बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अच्छा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है सर, ये लो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। अब यहाँ पे लोचा, क्या लोचा सर? एक n1 sin i, n1 sin i का मतलब क्या होता है कि जहां से इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम के लिए इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे n1 की जगह क्या लिखेगा? n2। अब लोचा हुआ है, n1 क्या है? n1 हमने यहाँ क्या लिया? जहां से लाइट इंसिडेंट हुई थी उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव। इस क्यू पॉइंट के लिए इंसिडेंट कहाँ हो रही है? ग्लास में। अब थोड़ा सा पी पॉइंट पे इंसिडेंट कहाँ हो रही थी? एयर से। कहाँ जा रही थी? ग्लास। ठीक है क्लियर? क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट कहाँ हो रही है? ग्लास से। और कहाँ निकल रही है? एयर में। इंसिडेंट कहाँ हो रही है? ग्लास में, और निकल कहाँ रही है? एयर में। जो बी पे था बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्यू पे। पी पे क्या था? इंसिडेंट कहाँ हो रही है बच्चों? एयर में, और निकल जा कहाँ? रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? ग्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट तो हो रही है ग्लास से, भाई लाइट रे कहाँ से निकल रही है? आ रही है आपकी ग्लास से आ रही है। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ तुझे पकड़ के और ऐसा बड़े उल्टा लटका के ऐसे खड़ा कर दो, तो तुझे क्या दिखेगा कि सर यहाँ पे मेरे को ग्लास से लाइट रे आती हुई दिखी। तो यानी कि कहाँ से आ रही है? ग्लास। तो इसके लिए मीडियम क्या हुआ? ग्लास। और कहाँ को जा रही है? एयर में। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? एयर। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? यहाँ एयर में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा? आर। इंसिडेंट एंगल यहाँ ये क्या लिया मैंने? इंसिडेंट एंगल आई लिया। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है? R2। देख सी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है लाइट रे। सी पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रही है लाइट रे। कितने एंगल पे? R2 एंगल। आई की जगह क्या लिखना है? R2। आई बात समझ में? आई मतलब इंसिडेंट एंगल, R मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना? ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो इंसिडेंट एंगल की जगह क्या रखना है? R। ठीक है सर। N1 N2 की कहानी भी बताता हूँ।
ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। जरा यहाँ बताओ इन दोनों के रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है? R2 या E? रिफ्लेक्शन एंगल कहाँ है? E में। क्यों? रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है अब? एयर में। यहाँ रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था? ग्लास में। यहाँ रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? एयर में। तो एंगल कौन सा लोगे? एयर वाला। E ले लो। आई बात समझ में? जो आपने P में काम किया उसका जस्ट अपोजिट Q में। ठीक है सर। N1 N2 की बात। N1 क्या होता है बच्चों? जहां से लाइट रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। P की बात करते हैं, जहां से लाइट रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर कहाँ से आ रही है? एयर से। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1। आपने क्या ले लिया? N1 ले लिया। यहाँ पे देखो N1 का मतलब क्या? कि जहां से लाइट रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब इसमें बताओ कहाँ से आ रही है? ग्लास में। और कहाँ जा रही है? एयर में। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2। आई बात समझ में? बच्चे क्या करते हैं? N1 लिख देते हैं। N1 नहीं लिखना, N2 लिखना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये कौन सा है? जहां से लाइट आती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2। खत्म। ये क्या है? N2। N2 क्या शो करता है? जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहाँ जा रही है भैया? एयर में। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? N1। ये N1 लिख दे। अब देख कहानी उल्टी हुई। यहाँ था N1 sin I इजिकल टू N2 sin R। कहाँ गया? N2 sin R2 इजिकल टू N1 sin E। ठीक है, इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख रहा था, ये लो इज्जत हो गई। सर आपको नहीं पता हमें मिटा के लिखना होता है? फिर आप तो मिटा के लिखते थे, हमें दूसरी बार लिखा। ठीक है, क्या पता हो गया? ये हो गया आपका दोनों रिफ्लेक्शन की कहानी P पर Q पर। अब सर अब क्या करें? देख अब कुछ नहीं करना। अच्छा जरा मुझे ज्योमेट्री पर जाओ, थोड़ा सा ज्योमेट्री खेलते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। ये बच्चे डायग्राम निकल गया था। अब ज्योमेट्री इसको देखो, इसको देखो, देख रहे हो तुम लोग? अच्छा से देखते हैं। ये क्या है? जेड। हाँ ये तो जेड है। आपने ज्योमेट्री में अच्छा पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच तरीके की एक लाइन हो जो जेड एंगल बनाए, जो जेड शेप बनाती है, तो ये जो जेड शेप के जो दोनों कॉर्नर के एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पढ़ा है ना? ये ऐसे 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 देखा होगा आपने। ये वाला खबाज दो पैरेलल लाइन के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ऐसा पढ़ा है? बिल्कुल। इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। अब हमारा सीन कैसा है? ऐसा है। तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। इसको ऐसे देखो और जेड दिखा जेड। हाँ दिखा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब हमारे केस में क्या है बच्चों? यहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल, ऐसे पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। और ये वाली लाइन जो है ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ वाला एंगल R1 है और यहाँ वाला एंगल R2 है। तो क्या बताओ? A बराबर B, तो यानी R1 बराबर R2 होगा पैरेलल लाइन के एंगल। हाँ यार ये तो बात हमने सोची नहीं। तो R1 की जगह यहाँ R2 है, तो R1 बराबर R2। तो R1 बराबर R2। अगर R1 बराबर है R2 के तो साइन R1 बराबर भी क्या होगा? साइन R2। भाई जब दोनों एंगल बराबर है तो उनका साइन देने की वैल्यू भी क्या होगी? बराबर। R1 बराबर R2 तो साइन R1 बराबर साइन R2। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। किसकी? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, करो। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। देखो ये बराबर ये भी बराबर, तो क्या इन दोनों से इज्जत के साथ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। हाँ, N1 sin I is equal to N2 sin R1 और N2 sin R2 is equal to N2 sin R2। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका क्या है? एलएचएस बराबर है। इसको ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर भाई n2 sin r1 और n2 sin r2 r1 बराबर r2 के तो sin r1 बराबर sin r2 ये वाली बात लिख चुके अपन प्रूफ कर चुके यानी कि कुल मिला के ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म बराबर ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म बराबर तो अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर होगी n2 sin r1 is equal to this तो n1 sin i is equal to n1 sin i तो मैं क्या लिख सकता हूँ n1 sin i प्लस n1 की वैल्यू बराबर तो n1 से n1 करेंगे फाइनली आपको क्या मिला sin i is equal to sin e sin i is equal to sin e और अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो i is equal to e i is equal to e यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड इजेक्टिंग एंगल आर इक्वल इजेक्टिंग एंगल आर इक्वल ठीक है यानी कि जिस एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर निकलेगी आई बात समझ में जिस एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर लाइट रे निकलेगी कुल मिला के पूरे टॉपिक की एक समरी बताते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सिंपल ग्लास स्लेब पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करवाओ तो जितने एंगल पे इंसिडेंट करवाओगे उतने ही एंगल पर वो बाहर निकलेगी ये लिख के लो आप ठीक है यानी अगर 30 डिग्री पर आपने इंसिडेंट करवाई तो 30 डिग्री पर ही निकलेगी 40 डिग्री पे इंसिडेंट करवाई तो 40 डिग्री पे ही निकलेगी कुल मिलाकर पूरी समरी का एक ही इशू है आई इक्वल टू बी इंसिडेंट एंगल एंड इजेक्टिंग एंगल आर इक्वल ठीक है यानी कि अगर मैं ये तो मैंने लिखा है आप ऐसे लिख सकते हो कि जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उस एंगल पर लाइट रे बाहर निकलेगी सिंपल सा बात है कॉपी कीजिए एक बार और लास्ट में अपन इसको समराइज करते हैं चलो अभी कर लेते हैं ठीक है तो जो हुआ क्या केस में कि मेरे पास यहाँ पर पूरा केस समझ में आया आपको डायग्राम देख के तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो केस है पी पॉइंट और क्यू दो पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्यों क्योंकि सर दो सरफेसेस है दो सरफेसेस है और दोनों सरफेस क्या करेंगे मीडियम को सेपरेट करेंगे यहाँ आई यहाँ क्या हुआ एयर से ग्लास जब ग्लास चलता जा रहा है यहाँ भी ग्लास यहाँ भी ग्लास यहाँ भी ग्लास यहाँ भी ग्लास इस पॉइंट पे आया तो वापस क्या हुआ ग्लास से एयर इस पॉइंट पे क्या हुआ ग्लास से एयर क्यू पॉइंट पे क्या हुआ ग्लास से एयर यानी कि दो बार मीडियम चेंज हो रहा है इस ग्लास स्लैब पे क्या हुआ दो बार मीडियम चेंज हुआ अगर दो बार मीडियम चेंज हुआ तो सर दो बार रिफ्लेक्शन होगा अगर दो बार मीडियम चेंज हुआ तो बच्चों क्या होगा दो बार रिफ्लेक्शन होगा बहुत बढ़िया कर दिया दो बार रिफ्लेक्शन एक बी पॉइंट पे एक क्यू पॉइंट पे ठीक है हाँ रिफ्लेक्शन करना था इसका मतलब मुझे क्या लगाना स्नेल्स लॉ लगाना तो पहली बात मैंने कही कि इसमें क्या होगा n1 sin i = n2 sin r ठीक है n1 sin i की बात करते हैं sin i क्या i फॉर इंसिडेंट एंगल यहाँ पे इंसिडेंट एंगल i लिया n1 क्या होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच मीडियम फ्रॉम द लाइट रेज कमिंग यानी कि जहाँ से लाइट रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 तो ये बात n1 sin i = n2 क्या जहाँ पे लाइट रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट रे कहाँ जा रही थी ग्लास में तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 को इनटू कर दिया sin r r क्या है रिफ्रैक्शन एंगल कितना r1 खत्म नेक्स्ट q पॉइंट पे दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन एट पॉइंट q अप्लाई कर दो इसमें फिर वापस लगाया n1 sin i = n2 sin r n1 sin i = n2 sin r फिर स्नेल्स लॉ यही होता है मैंने ये लगा दिया खत्म अच्छा अभी आपने बताया n1 क्या है सर वो मीडियम जहाँ से लाइट रे आ रही है अब q पॉइंट पे लाइट रे कहाँ से आ रही है ग्लास से आ रही है और कहाँ जा रही है एयर में जा रही है ना तो n1 की जगह तो क्या वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट रे आ रही है कहाँ से आ रही है ग्लास तो n1 की जगह क्या रखोगे n2 किया n2 अब ये वाला n2 क्या है ये है जहाँ पे लाइट रे जा रही है जहाँ पे लाइट रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे जा रही है एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ये तो n1 आई की बात करते हैं आई क्या है इंसिडेंट एंगल आई क्या है इंसिडेंट एंगल बहुत बढ़िया अब अगर आई इंसिडेंट एंगल यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना r2 आई की जगह क्या रख दिया r2 रख दिया
ये आर क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? ई पे। तो एंगल क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या? ई। ठीक है, तो ई पुट कर दिया, खत्म, इक्वेशन बन गई। n2 sin r2 n1 sin। अब जब मैंने दोनों, अभी थोड़ी देर के लिए बात करते हैं r1 और r2। अब मैंने देखा कि ये जेड एंगल बन रहा है, शून्य खपाच खपाच, ऐसे जेड एंगल बन गया। और आपको अच्छे से पता है कि जब जेड एंगल बनता है, जेड शेप बनती है, तो उन दोनों एंगल को क्या होता है? आपस में इक्वल होती है। तो r1 r2, ये तो सिंपल ज्योमेट्री से आ गया, ये तो सिंपल ज्योमेट्री से आ गया। तो r1 r2, तो r1 r2। अगर r1 r2 है तो उनका साइन लो, कॉस लो, टेन लो, थीटा लो, फलाना लो, उसका तुम शक्तिमान लो, आयरन मैन लो, कुछ भी लो, वो सब क्या होंगे? बराबर। r1 r2 यानी sin r1 sin r2। इसकी जगह cos कितना, तो cos r1 cos r2। आपको नहीं जम रहा, टेन ले लो, टेन r1 टेन r2। आपको नहीं जमा सर, आपका नाम लेंगे तो राहुल r1 राहुल r2, जो भी लो, ठीक है। तो अगर एंगल बराबर तो उनका कुछ भी लो बराबर आएगा सर। तो sin r1 sin r2, खत्म। यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बराबर होगी, sin r1 और sin r2। जब sin r1 और sin r2 बराबर है तो ये वाली पूरी टर्म बराबर होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से देखा ये वाली दोनों की क्या है? एक टर्म बराबर है, तो ये वाली टर्म की क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो n1 sin e n1 sin e। मुझे पता है कि दोनों बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हैं? an के। an के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो n1 से n1 कट कर दिया। sin i sin e। अब दोनों का साइन बराबर है, दोनों का साइन बराबर है, तो आपस में एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो i e। और मुझे यही प्रूफ करना था, i e, यानी कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी। सिंपल सा है। तो ये बच्चों सीधा सीधा बोर्ड में भी क्वेश्चन पुट अप होता है ना, काफी टाइम पुट अप होता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू द सिंपल ग्लास स्लेब, ठीक है। या एक नंबर में पूछ सकता है कि अगर किसी भी ग्लास स्लेब लिए और उस ग्लास स्लेब से मैं लाइट रे पास आउट करूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगा, i = e होगा। कॉपी करो। हो गया? ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक बच्चों हमने क्या डील किया कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। अभी ये क्लास लिया, ये सब क्या से? प्लेन सरफेसेस से। तो कुछ याद करो, रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया? पहले प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर। सेम काम यहाँ करने वाला है। रिफ्लेक्शन पहले हमने पढ़ लिया प्लेन सरफेसेस से, यानी ग्लास स्लेब वाला सब काम डील कर लिया। अब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस हो तो कौन सी स्फेरिकल सरफेस से होगा, कैसे होगा, उन स्फेरिकल सरफेस को क्या नाम देंगे, ठीक है। उसे उन स्फेरिकल सरफेसेस को हम लेंस नाम देते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में डील करेंगे। तब तक के लिए डिस्मिस करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।